मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, पिछली मजलिस में हम लोगों ने ज़कात के फ़ज़ाइल पर, ज़कात के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद पर और इसी तरह ज़कात अदा न करने में या ज़कात की अदायगी के अंदर कोताही करने में हमारे दुनिया और आखिरत के क्या नुक़सानात हैं, इस मौजू पर हमने तफसील से गुफ्तगू की थी। आज इंशाअल्लाह हम ज़कात के अहकाम को, ज़कात के मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हक़ बात मुझको समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर हम सब को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब भी ज़कात के मौजू पर बात होती है तो बुनियादी तौर पर 5 सवालात हमारे सामने आते हैं। हमें इन 5 सवालों के जवाबात को तलाश करना होता है। अगर इन 5 सवालात के सही जवाबात हमें मालूम हो जाएं तो फिर हमारे लिए ज़कात को समझना और ज़कात को अदा करना आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, सबसे पहला सवाल वो ये है कि किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है। वो कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात अपने माल की निकालना फ़र्ज़ है और वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के माल हैं, उन अमवाल में कौन कौन से माल ऐसे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और वो कौन कौन से माल हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा सवाल कि ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है। वो कौन लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जिनको अगर हम अपना ज़कात का माल देंगे तो हमारी ज़कात अदा होगी, और वो कौन लोग हैं जो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं हैं, लिहाजा अगर हम उनको ज़कात देंगे तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। चौथा सवाल कि ज़कात वाजिब कब होती है। जब हमारी मिल्कियत में माल आता है और हम साहिब निसाब बन जाते हैं, शरीयत की निगाह में हम गनी और मालदार हो जाते हैं, तो फ़ौरन हमारे ऊपर ज़कात का अदा करना और ज़कात का निकालना ये फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि शरीयत ने एक हद मुतय्यन की है। जब इतना ज़माना गुज़र जाएगा तब ज़कात निकालना वाजिब और फ़र्ज़ होगा। लिहाजा चौथा सवाल ये है कि ज़कात का निकालना कब फ़र्ज़ होता है। और पाँचवा सवाल, ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या है। ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या है। ये 5 सवालात हैं जिनके जवाबात को हमें आज की इस मजलिस में समझना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इनके अलावा बहुत से जुज़इयात हैं, छोटे छोटे मसले हैं, इंशाअल्लाह हम उनको भी बयान करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात के मसाइल की हमें बसीरत हासिल हो जाए। और उसके बावजूद ज़कात के मसाइल में ऐसी बारीकियाँ होती हैं, ऐसी नज़ाकतें होती हैं, तो हमें कहीं भी अगर डाउट हो जाए, कहीं हम कंफ्यूज हो जाएं, कोई ऐसा नया मसला हमारे साथ पैदा हो जाए जिसका हमें हल मालूम नहीं है, तो हमें चाहिए कि मोतबर उलमाए किराम से हम राब्ता करें और पूरे इत्मीनान के बाद सही तरीक़े से, शरई तरीक़े से हम अपनी ज़कात को अदा करें।
अल्लाह ताला हमें सही और शरई तरीक़े से ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और दोनों जहान में हमारी सआदत, सुरखरुई और कामयाबी का इसको ज़रिया बनाए। अब हम सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल था, वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है? तो इसका जवाब ये है कि बुनियादी तौर पर 5 शर्तें हैं। वजूब ज़कात के लिए बुनियादी तौर पर 5 शर्तें हैं। जिन लोगों में ये 5 शर्तें पाई जाएंगी उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, और जिन लोगों में इन 5 शर्तों में से एक शर्त भी अगर नहीं पाई गई तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा जब हम इन शराइत को बयान करें तो हर एक अपना मुहासबा करे और एक एक शर्त को अपनी ज़ात पर मुंतबिक करे। अगर 5 शर्तें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो वो समझ जाए कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर एक शर्त भी इनमें से नहीं पाई गई तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सबसे पहली शर्त है अल इस्लाम, मुसलमान होना। चुनाचे गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जो कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि यह शर्त ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर पाई जाती है। हम सब लोग अल्लाह के फज़ल करम से मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। और दूसरी शर्त है अल हुर्र, आज़ाद होना। चुनाचे जो ग़ुलाम और बांदी होते हैं उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जो आज़ाद हैं उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और जो ग़ुलाम बांदी है उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ज़ाहिर है कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इंसानियत है 100% सब आज़ाद हैं। आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में कोई भी ग़ुलाम और बांदी नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ कि ये शर्त भी हम सब के अंदर पाई जाती है। अब तीसरी शर्त पर आते हैं। तीसरी शर्त है अल बुलूग, बालिग होना। चुनाचे नाबालिग बच्चे के माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा है या बच्ची है और उसकी मिल्कियत में माल है, ऐसा माल जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो चूँकि ये नाबालिग है और नाबालिग जो है वो शरई अहकाम का मुकल्लफ़ अभी नहीं बना, लिहाजा उसके इस माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब जाहिर है कि इस मजलिस में जितने भी मर्द और ख़वातीन बैठे हैं वो सब बड़े हैं, मुकल्लफ़ हैं। ये शर्त भी सब के अंदर पाई जाती है, इल्ला ये कि अगर किसी के बच्चे या बच्ची की मिल्कियत में माल है तो जाहिर है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। चौथी शर्त है अल अक़्लु, आक़िल होना। चुनाचे मजनून पर और पागल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वो लोग जो मजनून हैं, दीवाने हैं, उनका दिमाग सही तरीक़े से काम नहीं करता, चाहे उनकी मिल्कियत में कितनी ज़मीन हो, जायदाद हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, उनके माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हम सब अक्ल वाले हैं और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह हम लोग आज भी हमारी अक्ल सही काम कर रही है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमेशा हमें आक़िल रखें और किसी भी किस्म की हम सब में से किसी को भी अक्ल की और दिमाग की और जहन की कोई बीमारी ना हो।
तो मालूम हुआ कि ये 4 शर्तें तो ऐसी हैं कि जितने इस वक्त हाजिरीन मौजूद हैं सब के अंदर पाई जाती है। अब आते हैं 5वीं और आखिरी शर्त पर। आखिरी शर्त है मालिके निसाब होना। मालिके निसाब होना। मालिके निसाब किसे कहते हैं ये हम अभी आगे बयान करेंगे। शरीयत ने माल की एक हद मुतय्यन की है कि इस हद तक अगर किसी के पास माल होगा तो वो साहिब निसाब होगा, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर उससे कम किसी के पास माल है या बिल्कुल ही वो बेसरो सामान है, कुछ भी नहीं है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो मालिके निसाब की क्या लिमिट है ये इंशाअल्लाह हम अभी आगे बयान करेंगे। तो गोया के बुनियादी तौर पर 5 शर्तें जिसमें पाई जाएंगी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। पहली शर्त है कि मुसलमान हो, दूसरी शर्त है आज़ाद हो, तीसरी शर्त है बालिग हो, चौथी शर्त है आकिल हो, मजनून न हो, और 5वीं शर्त है बक़दरे निसाब माल का वो मालिक हो। बक़दरे निसाब माल कितना बनता है इसकी डिटेल हम अभी आगे आपको बताएंगे। तो ज़कात के मुतालिक जो बुनियादी 5 सवालात थे उनमें पहले सवाल का जवाब हमारे सामने आ गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि माले ज़कात क्या है, और इसी सवाल के जवाब में हम निसाब की मिक़दार को भी इंशाअल्लाह वाज़ेह करेंगे कि कितने माल की वो क्या लिमिट है कि जब उसका कोई मालिक बन जाता है तो वो साहिब निसाब हो जाता है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ये बात भी इंशाअल्लाह यहीं पर वाज़ेह हो जाएगी। तो आम तौर पर हमारे पास जिस किस्म के जितने अक़साम के माल होते हैं आम तौर पर उनमें 4 किस्म के माल ऐसे हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। 4 किस्म के माल ऐसे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, और इन 4 किस्मों के अलावा जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। मैं यहाँ जो खेती बाड़ी और बागात वग़ैरह और इस किस्म की चीज़ें हैं जो आम तौर पर हम लोगों के पास नहीं हैं, मैं उनसे हट कर एक आम एतबार से माल की जो किस्में हमारे पास होती हैं उनके एतबार से मसला समझा रहा हूँ। तो पहली चीज़ है सोना, जिसे हम कहते हैं गोल्ड। सोने के ऊपर जो है ज़कात फ़र्ज़ होती है। दूसरे नंबर पे है चांदी, सिल्वर। चांदी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और तीसरा जो माल है वो नकदी, कैश, रुपया, पैसा, चाहे दुनिया की कोई भी करेंसी हो, रुपया हो, टाका हो, रियाल हो, यूरो हो, डॉलर हो, पाउंड हो, दीनार हो, जो भी दुनिया की करेंसी है उसे नकद कहते हैं, नकदी, कैश। चाहे वो नोट हो, चाहे वो सिक्के हो, जिस शक्ल में भी हो उन पे भी ज़कात फ़र्ज़ है। और इसी तरह सामान तिजारत, वो सामान जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा है या बेचने की नीयत से आपने हासिल किया है कि 2 रुपये बढ़ाकर हम इसको बेचेंगे और इससे नफ़ा कमाएंगे, जिसका नाम तिजारत है और बिज़नेस है। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिए कि माले तिजारत में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई दुकान हो, आपकी कोई बड़ी सुपरमार्केट हो, आपका कोई शोरूम हो, आपका बाकायदा कोई गोदाम हो जहाँ बड़ी मिक़दार में आपका सामान हो
और आप उसको बेचते हो, बाकायदा बिजनेस करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि कोई एक चीज़ भी आपने अगर बेचने की नीयत से ख़रीदी है, आप कारोबार नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, आप तो एक मुलाजिम हैं मसलन, लेकिन आपने कोई मोबाइल ख़रीदा इंडिया जाते हुए कि मैं इसको वहाँ जाके 5-10 हज़ार रुपये के प्रॉफिट से बेच दूँगा, तो ये भी सामान्य तिजारत है। मोबाइल तो कीमती चीज़ है। एक कलम भी अगर आपने ख़रीदा 10 रुपये का कि मैं इसको 12 रुपये में बेच दूँगा, यानी बेचने की नीयत से ख़रीदा, तो भी ये सामान्य तिजारत है। कोई ज़मीन आपने ख़रीदी ये सोचकर कि जब यह इलाका डेवलप हो जाएगा, यहाँ हाईवे बन जाएगा, रोड बन जाएगा और ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी 5-10 साल में, तो फिर मैं इसको बेचूँगा, तो ज़मीन जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी है ये भी सामान्य तिजारत है। अब हम इन चीज़ों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो दूसरा जो सवाल था कि वो कौन कौन से माल हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उसका जवाब हमारे सामने आ गया कि आम तौर पर हमारे पास जो माल होते हैं उनमें ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना है, नंबर 2 चांदी है, नंबर 3 नकदी है, कैश, नंबर 4 सामान्य तिजारत है। अब हमें इनकी मिक़दार को समझना है। सोने का जो निसाब शरीयत ने बयान किया है वो 87 ग्राम 87 ग्राम 480 मिलीग्राम है, और मौजूदा गोल्ड के रेट के एतबार से तकरीबन ये 28,000 रियाल बनते हैं, 28,000 रियाल। इससे कुछ ज़्यादा बनते हैं। जाहिर है कि रेट तो कोई मुतय्यन नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैं सिर्फ़ एक अंदाज़े के लिए बता रहा हूँ कि तकरीबन 28,000 रियाल बनते हैं। क्या कहते हैं, 87 ग्राम 480 ग्राम सोने के। और चांदी का जो निसाब है वो है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 360 मिलीग्राम। और इसकी जो कीमत बनती है वो तकरीबन बनती है 2200 से कुछ ऊपर, 2200 रियाल, 2210 से लेके 2250 तक, इसी के बीच में इसका रेट है। हम एक अंदाजे के लिए, सहूलत के लिए 2200 रियाल कहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सोने के निसाब में और चांदी के निसाब में कितना फ़र्क है। कि सोने का निसाब तो मौजूदा मार्केट रेट के एतबार से तकरीबन 28,000 रियाल का बनता है, लेकिन चांदी का जो निसाब है वो सिर्फ 2,200 2200 रियाल का बनता है। जिस ज़माने में ज़कात के अहकाम नाजिल हुए थे, अब से 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन पे, तो उस वक्त जो मिक़दार बयान की गई थी वो सोने की थी 7.5 तोला और चांदी की थी 52.5 तोला। 7.5 तोला सोने की मिक़दार ये बनती है ग्राम के एतबार से, जो मैंने आपको भी बताई कि 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम। और 52.5 तोला चांदी जो ग्राम में बनती है वो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम।
तो आज के दौर में अगर दोनों की कीमत को देखें तो बहुत फ़र्क है। सोने के जो 7.5 तोला है वो तो 28,000 रियाल के हैं, और चांदी का जो 52.5 तोला है वो 2200 रियाल 2200 रियाल का बनता है तकरीबन। लेकिन जिस वक्त ज़कात के अहकाम मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुए उस वक्त 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी दोनों की कीमत बराबर सराबर थी, तकरीबन दोनों की कीमत बराबर थी। बाद में ज़माना जूं जूं आगे बढ़ता गया सोने की कीमत ज़्यादा बढ़ती गई और चांदी की कीमत उसके मुकाबले में काफ़ी नीचे गिरती चली गई। होते होते 1400 साल में इतना फ़र्क आ गया कि चांदी का निसाब तो पूरा हो रहा है 2200 रियाल के अंदर और सोने का निसाब पूरा हो रहा है 28,000 रियाल के अंदर। 10 गुना से ज़्यादा इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ गया। बहरहाल ये जो मैंने बात समझाई है ये जहन में बाज़ लोगों को जो है कन्फ्यूज़न होता है, तशवीश होती है, तो इसलिए मैंने इस बात को वाज़ेह कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलिए सोने की मिक़दार मालूम हो गई कि 7.5 तोला सोना जो तकरीबन 28,000 रियाल का मिलता है ये मिक़दार है सोने की। ये 7.5 तोला सोना होगा 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, तो गोया के सोने का निसाब पूरा हो गया, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। और अगर इससे कम होगा 7.5 तोले सोने से कम होगा 87 ग्राम 480 मिलीग्राम से थोड़ा सा भी कम होगा तो अब गोया के सोने का निसाब पूरा नहीं हुआ, लिहाजा इस सोने के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात यह कि चांदी का निसाब भी मालूम हो गया कि 52.5 तोला चांदी जो चांदी का निसाब मुतय्यन किया गया था वो ग्रामों में अगर हम देखें तो 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम बनते हैं, और मौजूदा दौर में इसकी कीमत अगर हम देखें तो तकरीबन 2200 रियाल बनते हैं। इंडिया वाले अगर इसका अंदाज़ा करना चाहें तो तकरीबन 1 रियाल का तकरीबन 24 रुपया आजकल रेट चल रहा है, शायद एक आध पॉइंट कम हो, 24 रुपये के करीब जो है आजकल रेट चल रहा है। तो अगर वो भी इसको इंडियन रुपीस में समझना चाहें तो वो आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी 2 चीज़ों पर। तीसरे नंबर पे है कैश। कैश उस ज़माने में अलग से रुपये नहीं होते थे, बल्कि सोना चांदी जो है दीनार और दिरहम, सोने की जो करेंसी होती थी उसे दीनार कहते थे और चांदी की जो करेंसी होती थी उसे दिरहम कहते थे। तो यही सोना चांदी ही उस ज़माने में करेंसी होते थे। आज के दौर में जिस तरह ये नोट चलते हैं और सिक्के चलते हैं इसका उस ज़माने में रिवाज नहीं था, लिहाजा नकदी की मिक़दार अगर हमें जाननी है तो सोने और चांदी में से जिसकी कीमत कम होगी, जो कम कीमत वाला निसाब होगा उसका एतबार किया जाएगा नकदी में भी और सामान्य तिजारत में भी। क्योंकि अब हम देखते हैं कि सोने और चांदी में कम कीमत वाला निसाब कौन सा है, तो जाहिर है कि वो चांदी है। सोने का निसाब तो कितना है, उसकी कीमत तो 28,000 रियाल है तकरीबन, और चांदी का जो निसाब है उसकी कीमत तकरीबन कितनी है 2200 रियाल, लिहाजा इसका एतबार किया जाएगा। अगर बिलफर्ज उल्टा हो जाए किसी ज़माने में कि 7.5 तोला सोना सस्ता हो जाए और 52.5 तोला चांदी महंगी हो जाए तो फिर सोने के निसाब का एतबार किया जाएगा। तो सोने और चांदी में जो कम कीमत वाला निसाब है उसके मुताबिक हम निसाब मुतय्यन करेंगे नकदी का और सामान्य तिजारत का। अब अगर हमारे पास 2200-2300 रियाल
कैश हैं, इतने रियाल हैं या रुपए हैं या डॉलर हैं, कोई भी दुनिया जहान की करेंसी है कि जिसमें हम 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी खरीद सकते हैं, तो अब गोया कि ये 2200-2300 रियाल ये नकद का निसाब है। 2200 रियाल जिसके पास होंगे कैश, उसके ऊपर जो है ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरह सामान्य तिजारत है कि सामान्य तिजारत में अगर 2200-2300 रियाल की कीमत का सामान्य तिजारत आपके पास है तो उस सामान्य तिजारत के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो अब गोया के 7.5 तोला सोना जिसकी मालियत 28,000 रियाल है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर इससे कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, बशर्ते के मा बकिया जो 3 माले ज़कात हैं उनमें से कोई ना हो। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से रुपए हैं और थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा माल सामान्य तिजारत है, तो अब इस पूरे मजमुए को देखा जाएगा कि पूरे मजमुए की कीमत को मिलाकर टोटल अगर 2200 रियाल के बकदर हो जाएगा तो वो साहिब निसाब बन जाएगा। क्योंकि सोना के निसाब जो है सिर्फ उस वक्त देखेंगे कि 7.5 तोला सोना 28,000 रियाल का है या नहीं, जब सोने के अलावा कोई और चीज़ ना हो, रत्ती बराबर भी चांदी नहीं है, 1 रुपया भी नकदी नहीं है, और एक चीज़ भी सामान्य तिजारत नहीं है, सिर्फ सोना है मिल्कियत में और कुछ नहीं है तीनों मालों में से, तो अब ये कहेंगे कि अगर पूरे 7.5 तोला ये सोना नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। चुनाचे 87 ग्राम 480 ग्राम के बजाय 470 ग्राम है सोना, तो उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सोना है और ये निसाब की मिक़दार से कम है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर साथ में ज़रा सी भी चांदी है या नकदी है, 1 रुपया भी अगर है, 1 रियाल, या कोई सामान्य तिजारत है, 5 रुपये की भी कोई चीज़ है बेचने की, तो अब सोने का निसाब नहीं देखेंगे, अब हम चांदी का निसाब देखेंगे। और चांदी के निसाब की जो आज कीमत बनती है वो तकरीबन 2200 रियाल बनती है। लिहाजा 2200 रियाल अगर मजमूई कीमत बन गई तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो जाहिर है कि आजकल हमारे पास कुछ न कुछ पैसा ज़रूर होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 1 तोला सोना है मगर चांदी बिल्कुल नहीं है, और सामान्य तिजारत भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन चंद रुपए तो हमारे पास ज़रूर होते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में नहीं है तो हमारी सेफ में होते हैं, कुछ पैसे सेफ में नहीं होते हैं तो कम से कम हमारे वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, वो भी खाली है तो कम से कम हमारी जेब में 1 आध रुपया ज़रूर पड़ा हुआ होता है। तो अब हम सोने का निसाब नहीं देखेंगे, अब तो हम कहेंगे ये 1 तोला सोना जो है ये तकरीबन 1000 रियाल का, तकरीबन 1 तोला सोना जो है ये, बहरहाल 1 तोला सोना और 1-2 रियाल अगर हैं तो ये 2200 रियाल से तो ऊपर ही के हैं, तो हम कहेंगे उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई।
अच्छा, इनके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। अगर हम गौर करेंगे और इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारे लिए हर चीज़ के बारे में ये फ़ैसला करना इस पे ज़कात है या नहीं है बहुत आसान हो जाएगा। कि नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी। सोना अगर सिर्फ सोना है और कुछ नहीं है, रत्ती बराबर भी कुछ नहीं है, तब तो वो 7.5 तोला होना चाहिए ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, 28,000 रियाल का। लेकिन अगर साथ में कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ है, चांदी है, कैश है, सामान्य तिजारत है, तो फिर 2200 रियाल के बकदर देखा जाएगा कुल मिला के बनता है या नहीं। अगर बन गया तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब चंद चीज़ें ऐसी हैं, रिहायशी मकान है, जो मकान जिस मकान में हम रहते हैं, चाहे वो कितना बड़ा मकान हो, कितना आलीशान हो, लेकिन है रिहाइश के लिए, इस्तेमाल के लिए। अब फैमिली तो 3-4 मेंबरान हैं, मियाँ बीवी है, एक बेटा एक बेटी है, 4 लोग हैं। लेकिन घर इतना बड़ा है कि पूरी हवेली है, 20 कमरे हैं। लेकिन चूंकि बहरहाल वो इस्तेमाल के लिए है, वो सामान्य तिजारत नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, तो इस वजह से चाहे कितना बड़ा भी मकान हो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। वो अलग बात है कोई इतना बड़ा घर बनाता है जो उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो इसराफ़ के दायरे में आता है या नहीं आता, ये एक अलग इशू है। हम तो यहाँ ज़कात के मौजू पे बात कर रहे हैं, ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। एक शख्स के 4 शहरों में 4 घर हैं, बिला ज़रूरत बड़े बड़े घर हैं। वो साल में कुछ दिनों के लिए उस शहर में जाता है तो अपने उस घर में रहता है, साल 2 साल में कभी उस शहर का चक्कर लगाता है तो वहाँ वाले घर में चंद दिन रहता है। तो चाहे ये घर कितने भी हों, जब तक ये तिजारत की पर्पज़ से नहीं है, बेचने की पर्पज़ से नहीं है, उस वक्त तक ये रिहायशी मकान है और इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, चाहे ये अरबों की मालियत के मकान हो। इसी तरह किराए के मकानात बहुत बड़ा आपका होटल है, 10-15 मंजिला, सैकड़ों उसमें कमरे हैं, और वो होटल जो है उसके कमरे किराए पे उठाए जाते हैं, तो उस होटल की जो मालियत है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता होटल का जो किराया आएगा और ये किराया 2200 रियाल से ज़्यादा होगा और दीगर शर्तें पूरी होंगी, साल वगैरह पूरा होगा, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, ये अलग एक मसला है। लेकिन बिल्डिंग की जो मालियत है, ऐसा नहीं है कि वो होटल 1 अरब रुपए का है, लिहाजा अब इसकी ज़कात जो है 2.5 करोड़ रुपए 40वां हिस्सा हर साल निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। हाँ, अलबत्ता जो किराया आएगा और वो खर्च करने से बच जाएगा, साल जिस दिन पूरा हो रहा है उस दिन वो आपके पास होगा, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह किराए के मकानात हैं, उनकी मालियत पे ज़कात नहीं है। किराए की दुकानें हैं, उनकी मालियत पे ज़कात नहीं है। बड़े बड़े गोदाम हैं आपके, आपने वो किराए पे दे रखे हैं, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। किराए पे जो चीज़ भी आपने दे रखी है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आपका जो है ट्रांसपोर्ट का काम है, आपकी 50 बसें चलती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और उसकी आमदनी आपके पास आती है, तो उन बसों की जो मालियत है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आपकी टैक्सियाँ चलती हैं, लिमोजीन चलती हैं गाड़ियाँ, तो उनकी कीमतों पे ज़कात नहीं है। आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो आप किराए पे देते हैं लोगों को, तो गरज कोई भी चीज़ जो आप किराए पे देकर उससे किराया हासिल करते हैं,
तो उसकी चीज़ की मालियत पर ज़कात नहीं है। हाँ, किराया जो आपके पास आ रहा है ये अगर निसाब के बकदर होगा और साल पूरा होगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग ये मसला समझ गए होंगे। इसी तरह इस्तेमाल का जो सामान होता है, इस्तेमाल के कपड़े हैं, बाज़ लोगों के यहाँ तो बड़ा इसराफ़ होता है, आला आला किस्म के 20 सूट होते हैं, मोज़े हैं तो 20 मोज़े हैं, जूते हैं तो 10 किस्म के जूते हैं, घड़ी का शौक़ है, महंगी महंगी 10 घड़ियाँ हैं, मोबाइल का शौक़ है, कई कई मोबाइल हैं, चश्मे हैं, अलग अलग किस्म के एक से एक कीमती चश्मे हैं। तो ये जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हो और कितनी भी मालियत की हो उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह घर के अंदर फर्नीचर है, कालीन है, कीमती पर्दे हैं, कीमती चादरें हैं और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा आला किस्म के बर्तन हैं, महंगे महंगे डेकोरेशन पीस हैं, महंगी महंगी सीनरियाँ हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और भी दीगर फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और जितनी भी घर में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे वो ज़रूरत से कितनी ज़्यादा हो, कितनी महंगी हो, लेकिन उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह गाड़ियाँ हैं, ज़रूरत है एक गाड़ी की लेकिन आपने 10-10 गाड़ियाँ ले रखी हैं, लेकिन चूँकि वो इस्तेमाल के पर्पज़ से हैं लिहाजा उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह हिफाजत के हथियार हैं, महंगे हथियार होते हैं जो लोग लाइसेंस रखते हैं और अपने पास कीमती हथियार रखते हैं, तो चाहे उनकी मालियत कितनी हो उनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह घर में रखा हुआ खाने का ज़ख़ीरा है, आपने पूरे पूरे साल का अनाज और गल्ला और खाने पीने का सामान घर में स्टोर कर रखा है और बहुत बड़ी मिक़दार में वो खाने पीने का सामान रखा हुआ है, लाखों रुपए का है, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हीरे और जवाहरात इनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हीरे के सेट हैं, ज़ेवरात हैं, हीरे जवाहरात की अंगूठियाँ हैं या और ख़ूबसूरती की चीज़ें हैं, घड़ी है उसमें हीरे लगे हुए हैं, तो जिस शक्ल में भी हीरे जवाहरात हों, सोने और चांदी के अलावा कीमती पत्थर वग़ैरह हों, बाज़ पत्थर इतने महंगे आते हैं कि सोने से ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी ज़कात नहीं है, इल्ला ये कि ये सामान तिजारत हो, बेचने के लिए हो, तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी, क्योंकि फिर ये सामान तिजारत में इनको शुमार किया जाएगा। और इसी तरह मुताले की किताबें हैं, चाहे वो कितनी किताबें हों, घर में इतनी किताबें हैं कि पूरी लाइब्रेरी के बराबर हैं, सैकड़ों हज़ारों किताबें हैं, तो ज़ाहिर है इनके ऊपर भी ज़कात नहीं है। इसी तरह किसी का कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें बड़ी महंगी महंगी मशीनें लगी हुई हैं और फिर सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रक हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो इन सब के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा हमारा सवाल है कि ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है। मेरे ख़्याल से वक्त जो है ज़्यादा बाकी नहीं है, हम इस मजलिस में सिर्फ़ इन दोनों सवालों पर इक्तिफ़ा करते हैं। नंबर 1, किन किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, इसका जवाब आ गया। 5 शर्तें जिनमें पाई जाएंगी उन पे ज़कात फ़र्ज़ है, उनके अलावा पे ज़कात नहीं है। और दूसरा सवाल था कि माले ज़कात क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़कात
फ़र्ज़ नहीं है। इनको भी हमने तफसील से बयान कर दिया। और ज़कात के मुतालिक जो मज़ीद 3 सवालात हैं कि ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है, ज़कात वाजिब कब होती है और ज़कात को निकालने का तरीक़ा क्या है, हम इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इस मौजू पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को और दीन के इन अहकामात के समझने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.